नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश। कश्मीर में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। सीमा पार से घुसपैठ बढ़ रही है। सुरक्षा बलों के साथ रोजाना मुठभेड़ हो रही है। आतंकी मारे जा रहे हैं तो वो मासूमों को निशाना भी बना रहे हैं। सवाल है कि आतंकियों के हौसले आखिर बुलंद क्यों हैं? कौन है उन्हें प्रश्रय देने वाला? अभी तक पाकिस्तान और कश्मीर में हुर्रियत जैसे संगठनों पर यह आरोप लगता रहा है, लेकिन अब इसमें एक और नाम चीन का जुड़ गया है। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने के लिए खुलकर चीन का नाम लिया है, तो दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान से बातचीत के लिए खुद नवाज शरीफ से बातचीत की पेशकश की है। सवाल है कि जब कश्मीर में खून खराबा हो रहा है, नफरत की आग फैल रही है, तो क्या बातचीत संभव है? ऐसे ही सवालों पर बातचीत करेंगे इस खास पेशकश कश्मीर में चीन की नापाक चाल में, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हिंसा फैलाने के लिए आतंकियों को पाकिस्तान से फंड और हथियार मिलता है। पाकिस्तान आर्मी आतंकियों को घुसपैठ के लिए कवर फायर देती है। सीज फायर का उल्लंघन आतंक को बढ़ावा देने की पाकिस्तान की रणनीति का अहम हिस्सा है। लेकिन क्या इस खेल में सिर्फ पाकिस्तान शामिल है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत है, क्योंकि इस पूरे खेल में अब चीन भी शामिल है। कि कश्मीर में हम कोई लॉ एंड ऑर्डर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जब तक इसमें पूरा मुल्क हमारा साथ नहीं देता है, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ नहीं देता है, तब तक हम ये जंग नहीं जीत सकते। इस जंग में बाहर के फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, बाहर से मिलिटेंट आ रहा है और उनकी कोशिश यही होती है कि किस तरह से हम जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करें। तो बीच में बदकिस्मती से चीन ने भी इसमें हाथ डालना शुरू किया है। मुझे खुशी है कि हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम लोग एकजुट हो गए हैं। कश्मीर की समस्या का जो है हम खुल के सब इकट्ठे मुकाबला कर रहे हैं। कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि कश्मीर में लड़ाई लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ नहीं है, बल्कि विदेशी ताकतों के खिलाफ है। भारत ने हमेशा कश्मीर समस्या के हल के लिए शांति और बातचीत की वकालत की है, लेकिन पाकिस्तान की नीयत कश्मीर में नफरत और हिंसा फैलाकर वहां की आवाम को भड़काने की रही है, जिसमें साथ दिया है हुर्रियत जैसे अलगाववादी संगठनों ने और उन्हें पालने वाले पड़ोसी ने। ऐसे में दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम ने बयान दिया है कि वो जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से बात करने को तैयार है। कश्मीर के मसले के हल के लिए बैठेंगे नहीं तो कश्मीर के मसले का हल नहीं निकलेगा। कत्ल खून और हथियारों से लैस होकर बेगुनाह लोगों को मारना, ये किसी भी मसले का हल नहीं है। इसलिए मैं पाकिस्तानी हुकूमत से कहा है कि वो अपने इख्तियारात का और अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों से बातचीत करें। और मैं ये भी चाहूँगा कि अगर हुकूमत हिंद इजाज़त देती है तो मैं पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ साहब से बात करने के लिए तैयार हूँ कि इन हालात की वजह से हिंदुस्तान के जो करोड़ों मुसलमान हैं उसके ऊपर असर पड़ रहा है, तो हम कश्मीर में अमन चाहते हैं। सवाल है कि पाकिस्तान वाकई कश्मीर की समस्या को हल करना चाहता है। पाकिस्तान की ओर से आतंकियों की घुसपैठ लगातार जारी है। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ जारी है। अमरनाथ यात्रियों पर हमले ने हालात और बिगाड़ दिए हैं और अब चीन पाकिस्तान के नापाक गठबंधन के बाद तो स्थिति में सुधार नहीं लगता। नॉर्थ ईस्ट में भारत चीन के बीच चल रहे डोकलाम विवाद से पहले ही दोनों देशों के बीच तल्खी है। अब कश्मीर में चीन के टांग अड़ाने से स्थिति और खराब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर में हालात कुछ लोग सामान्य होने देना ही नहीं चाहते हैं, और अब मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर चीन का नाम लिया है। पाकिस्तान तो पहले से ही कटघरे में है और ये बात तो स्थापित है, ये सच जो है वो तो स्थापित है कि पाकिस्तान किस तरह से प्रश्रय अभी तक देता रहा है। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है उसमें एक तरफ इमाम बातचीत की पेशकश कर रहे हैं, खुद भी जाने के लिए कह रहे हैं, और दूसरी तरफ चीन का नाम सामने आ रहा है। स्थिति कितनी गंभीर है इसी में बात करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल है। इनामुल नबी जी हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी के स्पोक्स पर्सन। मोहम्मद अली खान थोड़ी देर में जुड़ेंगे, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। राजीव जेटली, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, मेरे साथ स्टूडियो में हैं। बीडी मिश्रा जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और सुशील पंडित जी हैं, रूट्स इन कश्मीर। बहुत स्वागत है आप सभी का। और शुरुआत बीडी मिश्रा जी आपसे ही करेंगे। अब चीन का नाम आया है, कुछ दिन पहले की बात है, अभी एक मध्यस्थता की बात उसने की थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हम कंस्ट्रक्टिव मीडिएशन कर सकते हैं ताकि ये तनाव कम हो, क्योंकि दोनों ही साउथ एशिया की बड़ी पावर्स हैं और दोनों में स्थिति और रिश्ते जो है वो सामान्य होने चाहिए। और दूसरी तरफ अब महबूबा मुफ्ती नाम ले रही है चीन का कि किस तरह से वो
अब आतंक को बढ़ावा देने में पाकिस्तान का साथ दे रहा है? देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, चीन ने उसके आगे भी कहा कि जब अगर भूटान के में हस्तक्षेप कर सकता है इंडिया, तो हम कश्मीर में हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये बात तो कही, लेकिन महबूबा जी के पास क्या एविडेंस है ये मुझे पता नहीं, और वो कौन कौन से ऐसे उनको इंडिकेशंस मिले हैं जिसके बेस पर ये कह रही हैं। लेकिन एक बात तय है कि चीन को कहीं भी मौका मिलेगा इंडिया के खिलाफ कोई भी काम करने के लिए, चीन करने को तैयार होगा, खास तौर से अगर वो पाकिस्तान के पक्ष में होगा। और भारत में कश्मीर में डिस्टेबलाइजेशन 100% पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, सपोर्टेड है, प्रेरित है, और इसका उसको डायरेक्ट फायदा है, क्योंकि वो अपने अवाम का जो एक वहां पर जो परेशानियां हैं उनसे उनका दिमाग हटा सकता है, आइडिया हटा सकता है, उनसे उनकी निगाह हटा सकता है। तो ये तो फैक्ट्स हैं। लेकिन मैं ठीक है विजय, हम लौटते हैं आपके पास। इनामुल नबी, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ चीन का नाम सामने आ रहा है और दूसरी तरफ बातचीत की पेशकश की जा रही है इमाम बुखारी की तरफ से। किससे बात की जाए? हुर्रियत खुद कहीं ना कहीं आतंक को बढ़ावा देने में लगा हुआ है, पाकिस्तान खुद बढ़ावा देने में लगा हुआ है, तो बात कैसे संभव होगी? देखिए जनाब, चाहे जंग हो या कुछ भी हो, मिलिट्री ऑप्शन जो आज आप जिसकी आप वकालत करते रहते या कोई और मिलिट्री ऑप्शन की वकालत करता है, मिलिट्री ऑप्शन तो पिछले 30 वर्षों से आप आजमाते आए हैं। और चाहे जंग हो या मिलिट्री ऑपरेशन हो, बहरहाल आपको जंग के बाद भी, मिलिट्री ऑपरेशन के बाद भी आपने बात करनी है। आपने बात उन्हीं से करनी है जिनके साथ आप राब्ते में थे और राब्ते में हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। क्या ये बात सही नहीं है कि पीस प्रोसेस पहले वाजपेयी, इमाम बुखारी हुर्रियत से बात करने के लिए भी कह रहे हैं कि उनसे भी बात की जानी चाहिए, तो उनसे कैसे बात होगी? वो तो खुद ही अस्थिरता फैलाने में लगे हुए हैं। नहीं, हुर्रियत स्टेक होल्डर है। हुर्रियत से आपने पहले भी बात की है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हुर्रियत के साथ ही आपने बात करनी है। और किसके पास इसका हल है? नहीं, इसमें क्या स्टेक है हुर्रियत का? नबी, हुर्रियत का क्या स्टेक है? मैं सुशील पंडित आपसे जानना चाहेंगे। ईमान कह रहे हैं कि हुर्रियत का भी स्टेक है, इसलिए उससे भी बातचीत होनी चाहिए। सुशील, हुर्रियत का ही स्टेक है, बाकी और किसी का नहीं है। हुर्रियत का कश्मीर में केवल एक रोल है, वो है आग लगाने का जी। और अगर हुर्रियत के साथ डील करना है तो उनको उनके कद को, उनकी कैपेबिलिटी को छांटना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा, उस कैपेबिलिटी को जो कश्मीर में आग लगाती है, उनके दाढ़ी में आग लगाना पड़ेगा, जो कश्मीर में लोगों को भड़काती है, जो कश्मीर में लोगों को हिंसा के लिए प्रेरित करती है और कश्मीर में आतंकवादियों को अपने लड़के बताती है, उस हुर्रियत को कानून दिखाना पड़ेगा, उसको सलाखें दिखानी पड़ेंगी और उसका कद थोड़ा छांटना पड़ेगा। हुर्रियत का लगभग इतनी ही भूमिका है और भारत सरकार जो हुर्रियत को पालती आई है, सरकारें दर सरकारें पिछले 30 सालों से उनको दामादों की तरह पालते आई हैं, उनके अपराधों पर कोई कार्रवाई नहीं की है, किसी को जेल नहीं हुई है, किसी के साथ मुकदमा नहीं चलाया गया है, इसीलिए उनके हौसले बढ़े हैं और उसके बाद उनको खर्चा पानी दिया जाता रहा है, उनका रसूख उनको बढ़ाया, उनको सिक्योरिटी और एस्कॉर्ट्स मिलते रहे हैं। इनाम जब आग लगा रही है, इनाम जो सुशील पंडित कह रहे हैं कि आग अगर लगा रही है हुर्रियत, तो फिर उससे कैसे बात हो पाएगी? जनाब, मैं जी से पहले ये क्लियर कर दूं कि गिलानी साहब 7 वर्षों से नजरबंद है, 7 वर्षों से उसको नमाज अदा करने नहीं दी गई। आप कासिम फख्तू साहब नजरबंद के माने जानते हो? नजरबंद के माने जानते हो? नजरबंद के माने जानते हो? नजरबंद के माने ये होता है कोई मिल नहीं सकता है, और ये तमाम तकरीर कर रहे हैं नजरबंद नहीं है, यही गलती है। अगर हिंदुस्तान की कोई गलती है, हिंदुस्तान की कोई गलती है और हिंदुस्तान के 125 करोड़ की जनता कोई गलती है, तो इनको नजरबंद नहीं किया है। मैं साफ बताना चाहता हूँ कि अब मौका आ गया है कि दियासराई से इनके दाढ़ी में आग लगा दी जाए, जो इतनी हिंसाएं करा रहे हैं, से बंद करके रखा है। आपने मीरवाइज पर नमाज करने पर
पाबंदी लगाई है। तुम जो जहर उगल रहे हो ना, तुम्हारा भी आप उगल रहे हैं वहां से टीवी स्टूडियो में बैठकर। आप हमसे पूछे ना, तो गिलानी का आप हमसे पूछे, जहर आप उगल रहे हो वहां पर टीवी स्टूडियो में बैठकर। तुमको तो गद्दारी के लिए शरीयत के हिसाब से पत्थर फेंक के मार देना चाहिए, तुम्हारी ये सजा है। वो आप मजबूर कर रहे हो। जो पत्थर चलाते हैं, जिनके हाथों में बंदूक है, उनको आपने मजबूर किया। आपकी एरोगेंस ने, आपके झूठे वादों ने, आपके जो झूठे वादे हैं उन्होंने मजबूर किया। तुम लोगों को देख के खून खौलता है, तुम लोगों की बातें सुन के खून खौलता है। इतने निहत्थे लोग मारे जा रहे हैं। तुम करके बातें करूं, तुम्हारे बच्चे मारे जा रहे हैं, तुम्हारी वजह से। बातें करूं तुम्हारे यहाँ करके बात करूं, तुम्हारे वजह से। ठीक है, एक रिएक्शन मैं भी तुम करके बात करूं जी। इनाम आ रहे हैं आपके पास, अगर आप राजीव जेटली तुम करके बात कर रहे हैं, मैं भी तुम करके बात कर रहा हूं टीवी पर। मिश्रा जी एक मिनट, राजीव जेटली, आपको लगता है कि माहौल है बाकी बात करने का, जो इमाम कह रहे हैं? और दूसरी तरफ चीन का अगर नाम लिया महबूबा मुफ्ती ने तो स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती। देखिए, पहले बात समझनी पड़ेगी कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। कुछ ऐसे देश और कुछ ऐसे लोग जो बढ़ते हुए भारत को नहीं देखना चाहते, जो नहीं देखना चाहते भारत किस दिशा में आगे जाता जा रहा है, जो नहीं देखना चाहते भारत में कितना मजबूत नेतृत्व भारत को मिला है माननीय प्रधानमंत्री के रूप में। तो जो लोग ऐसे हैं उनकी कहीं ना कहीं आप कैसे भी ले लीजिए, चाहे वो देश ले लीजिए, चाहे वो अपने देश के अंदर ले लीजिए, विदेश में ले लीजिए। जैसा अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे चीन को लेकर के, चीन की इन्वॉल्वमेंट भी है बहुत ज्यादा। देखिए, आप इसकी गहराई में जाकर देखिए, यही पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लामिक देश बताता है, चाइना के अंदर रमजान के अंदर किसी को नमाज नहीं पढ़ने दी गई। सुनिए मेरी बात। और दूसरी बात, के लिए मुसलमानों को मारते हो, किसी मुसलमान को 50 साल तक दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं है। जो लोग आपके समर्थन को आपने मारा, आपने मारा, सिखों को आपने मारा, किस तरफ आप जा रहे हो? आप क्या बता रहे हो? आप किनको बेवकूफ बना रहे हो? आपने निहत्थे लोगों को यहाँ पर मारा, आपने अफजल गुरु की लाश भी नहीं लौटाई, उठानी पड़ रही है। आपने आप जैसे दलालों की वजह से जो पैसा आपको दूसरे देशों से पत्थर मारने के लिए मिलता है, उस वजह से वहां के बच्चों को तकलीफ उठानी पड़ रही है। आप जैसे लोगों की वजह से कश्मीर से बहुत बड़ी संख्या में हिंदू कश्मीरी पंडितों को वहां से निकलने की जरूरत पड़ी, उसकी मुसीबत उठानी पड़ी। और आप ही जैसे लोग हैं जो मैं आज बोलना चाहता हूं, जहां से पैसा ले रहे हैं, जिनका समर्थन कर रहे हैं। अगर मैं चाइना की भी बात करूं, चाइना के अंदर मुसलमानों को जीने का अधिकार नहीं है, वहां दाढ़ी रखने का अधिकार नहीं है, वहां नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं है। जिन लोगों के समर्थन से ये यहां पर इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करते हैं, वो लोग इस्लाम और मुसलमान के साथ क्या करते हैं, वो पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। और रही बात और बुखारी साहब की, तो बुखारी साहब ना वो यहाँ के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, ना उनके पास कोई ऐसा राइट। अगर उनके पास कोई राइट है तो मुझे लगता है उन्हें अगर किसी से बात करनी चाहिए कश्मीर में, तो उन्हें बात करनी चाहिए मुफ्ती शाबिर अहमद कासमी से। उन लोगों से बात करनी चाहिए, क्योंकि ये उसी कैटेगरी में आते हैं जो मस्जिदों के अंदर बैठकर वहां के युवाओं को भड़काते हैं। अगर उन्होंने बात करनी है पाकिस्तान में ना करें, यहां बात करें, यहां करके दिखाएं। अगर वो धर्म गुरु के तौर पर कहते हैं, क्योंकि धर्म गुरु के तौर पर भी उनकी कितनी मान्यता है, ये भी अभी सस्पेंस का एक सस्पिशियस कैरेक्टर है, उसके बारे में भी अभी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। सुशील, ये जो स्थिति फिलहाल जो कश्मीर बनी हुई है और अब जो चाइना की बात सामने आ रही है, आपको लगता नहीं है कि ये हौसले और बुलंद होंगे इन लोगों के? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो ये हमारे इमाम साहब हैं, इनका काम इमामत था, लेकिन इन्होंने बरसों तक सियासत की और अब इमामत और सियासत के बाद सिफारत करने चले हैं। इनको अपना काम छोड़ करके बाकियों के काम में दखल देने में बहुत मजा आता है। और पाकिस्तान से इनका क्या रिश्ता है? नवाज शरीफ से कौन सी रिश्तेदारी है? ये किस हक से उनको लिखते हैं और क्या लिखते हैं? अगर उनको लिखना है, जाके मीरवाइज को बताएं कि हुर्रियत के ये पाखंड छोड़ें और आकर के देश की मुख्य धारा में सम्मिलित हों और हिंसा छोड़ें, क्योंकि अपने बाप को उन्होंने हिंसा में खोया है। अगर उन्होंने नसीहतें देनी है, अगर उन्होंने किसी तरह के लोगों को परामर्श देना है, तो अपनी बिरादरी में जिस तरह से लोग मदरसों में और मस्जिदों में खुतबों के माध्यम से आतंकवादी पैदा कर रहे हैं, इनको थोड़ा नसीहतें दें, इसकी तरफ तवज्जो दें और खुद अपने पुराने बयानों को पढ़ करके, देख करके थोड़ा पश्चाताप करें, तो बात समझ में आएगी। वरना इमाम साहब का रोल बहुत ज्यादा हौसला अफजाई करने वाला नहीं। और दूसरी बात रही जहां चीन की, ये इस पे रिएक्शन इनाम आपसे जाना चाहेंगे। जो सुशील पंडित कह रहे हैं
इमाम बुखारी ने पेशकश तो की है, लेकिन वाकई मीर वाइस जैसे लोगों को कब समझाया जाएगा? वो अगर इस तरह से भड़काते रहेंगे तो स्थिति कभी सामान्य नहीं होगी। कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ नजर आता है इसमें। जनाब, पहले मैं एक गुजारिश कर लूं कि आप मजहब का नाम इसमें मत लाइए। ये हम इसका सियासी इशू, ये एक सियासी इशू है, पॉलिटिकल इशू है, जिसका हम पॉलिटिकल सॉल्यूशन मांगते हैं। तो फिर मजहबी लोग सियासत में क्यों बैठे हैं? मेरी बात सियासत क्यों करते हैं? मुफ्ती सियासत क्यों करते हैं? इमाम बुखारी सियासत क्यों करते हैं? ये सब मजहबी लोग हैं ना। बात सुनिए ना, ये मस्जिदों के खुतबे से सियासी तकरीरें क्यों करते हैं? आप खुद मजहब को सियासत में लेके आते हैं। आप एक नाम बताओ, आप एक मिनट का नाम बताओ। उसको आप कहते हैं आजादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मजहब कौन लाता है? कोई गुनाह नहीं है, सही है। यहाँ क्या चलेगा? निजामे मुस्तफा। मजहब कौन लाता है बीच में? चलना भी चाहिए। आप लोग मजहब को घसीट के लाए हैं और पूरी जंग को कश्मीर की मजहबी जंग बनाया हुआ है। आप लोग इसको जिहाद कहते हैं। आप लोग इस जिहाद के लड़ने वालों को मुजाहिदीन कहते हैं। तो फिर मजहब को कौन लेके आया? मुजाहिदीन है, फ्रीडम फाइटर है, हमारे हीरो हैं। बात तो सुनिए ना। आप एक का नाम बताया, आपने मदरसों का नाम, हम भी उनको आपने मदरसों का नाम बताया। आप मुझे एक का नाम बताइए जो मदरसे से निकला हो। आप मुझे तुम्हारे कहने से कोई हीरो नहीं होता है। हम उनको जाहिल जालिम कहते हैं। उनके और नमाजी जनाजा में, उनके जनता कहती है प्रोसेशन में तुम अकेले खून बहाने वाले को आप कैसे हीरो बता सकते हैं? और उनके पैरों को चूमा जाता है, उनके शहीदों के पैरों को चूमा जाता है। वो हमारे शहीद हैं, वो हमारे मार्टियर्स हैं, वो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं। आप सुनिए, गोली चलाते हैं, ऐसे हैं तुम्हारे हीरो। तुम्हारे हीरो औरतों के ऊपर गोली चलाई है, हमने उसके लिए रिजल्ट दिखाई है। तुम्हारे हीरो एक एक आदमी को निहत्था करके घेर के मारते हैं। अपना फलसफा ठीक करो हीरो के बारे में। तुम्हारे ये देखिए, जब यात्रा पर अटैक हुआ, ये देखो यात्रा पर रिएक्शन आप देख सकते हैं। जब यात्रा पर अटैक हुआ, यात्रा की रिएक्शन किस तरह लोगों ने दिखाई है। आप इस अखबार से आपको अंदाजा लगा जा सकता है कि यात्रा की इश्तिहार बंद करो, इश्तिहार बंद करो। तुम्हारी दवा ही एक है। जब तुम भी आतंकवादी की तरफ ट्रीट किए जाओगे तब तुम्हारी असली दवा होगी। बंद करो। जो मासूमों का खून बहाते हैं, आप उन लोगों की तरफदारी कर रहे हैं। इसके हाथ पर भी खून है। जो लेक्चर था उसको ये आदमी जिहादी खुद है। जो 500 बच्चे अंधे हुए, ये आदमी जिहादी खुद है। आप मुझे और तुम्हारी भी दवा वही है जो आतंकवादियों की है। समझ लो, तुम्हारे दिन भी बहुत लंबे नहीं है, यह तुमको समझना पड़ेगा। मोहम्मद अली खान भी हमारे साथ जुड़ गए, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस। मोहम्मद अली खान, आप थोड़ी देर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ जो चर्चा चल रही है वो यही कि एक तरफ महबूबा मुफ्ती ने चीन का नाम लिया और दूसरी तरफ इमाम बुखारी ने बातचीत की पेशकश की। उन्होंने कहा कि हुर्रियत जैसे संगठनों से भी बात होनी चाहिए और पाकिस्तान से भी होनी चाहिए। ऐसे हालात में क्या ये संभव है? कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस का स्टैंड ये है कि हम शुरुआत से कहते आ रहे, पहले तो मैं ये एआईपी के जो जनाब बोल रहे थे, इनकी बात की कड़ी निंदा करना चाहता हूँ। मैं कई डिबेट्स पे इनसे चर्चा कर चुका हूँ। दुख की बात ये है कि ये यही लाइन लेते हैं और इससे सिर्फ बदनामी होती है कश्मीर के लोगों की। और ये जो मायोपिक नजरिया लोगों के सामने पेश करते हैं वो कश्मीर के लोगों का नजरिया नहीं है। इनफैक्ट इनसे मैं यही बोल रहा था कुछ दिन पहले, उन 1900 बच्चों का, 19,000 बच्चों का क्या, कश्मीरी बच्चों का जिन्होंने आके आर्मी में इनरोल करने के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म भरे, उन बच्चों का क्या जो IAS के इम्तिहान में फर्स्ट आते हैं, कश्मीर का नाम, देश का नाम रोशन करते हैं, जो अपने आपको हिंदुस्तान का हिस्सा मानते हैं। बुखारी के स्टेटमेंट क्या कहेंगे? देखिए, इमाम बुखारी के स्टेटमेंट पे कांग्रेस की कोई राय नहीं है। इमाम बुखारी एक ऐसे इंसान है, कभी किसी पार्टी को समर्थन देते तो कभी किसी पार्टी को समर्थन देते हैं। उनकी बात जो है मुझे नहीं लगता मेजॉरिटी की राय या विल रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पे एक जरूरत है कि घाव को भरने की जरूरत है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो बीजेपी की सरकार है उसे कदम उठाना पड़ेंगे। कंसिलिएशन और कॉम्प्रोमाइज का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। आपको एक तरफ आर्मी को मजबूत रखना होगा, बिल्कुल बेशक, और दूसरी तरफ आपको लोगों के दिल भी जीतना पड़ेंगे। आसान काम नहीं है बेशक, लेकिन कश्मीर में ऐसे लोग जो हैं, कश्मीर में ऐसे लोग मगर अच्छे लोग नहीं होने देना चाहिए। ये लोग बहुत बड़ी माइनॉरिटी हैं, ये चिल्लाते चीखते बहुत हैं टीवी पे आके, और खासतौर से यही जनाब दिखते मुझे बार बार हर जगह पे, यही उसका कश्मीर का इतिहास बोलते रहते हैं। मगर मैं एक बात मैं खत्म कर लूं जेटली साहब, मैं बस ये कह रहा हूं कि हमें लगता है, हमारी निराशा और शिकायत ये है विपक्ष होने के नाते सर बीजेपी सरकार से, क्योंकि केंद्र में भी है राज्य में भी है, कि आप लोगों ने कांग्रेस पे भी आरोप संभाल स्ट्राइक जैसे जो कार्रवाई होती है उस पर भी सवाल खड़ा कर देते हैं। तो ऐसे में भी तो
हौसले बुलंद होते हैं कश्मीर में, वो लोग जो वाकई स्थिति सामान्य नहीं होने देना चाहते। सवाल उठाना, अपनी सरकार से सवाल उठाना, जायज सवाल उठाना, हिंदी में समालोचना कहते हैं, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना, ये जिम्मेदारी है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और ये हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है। पा रहा हूं कि जो ये जनाब बैठे हैं ये कांग्रेस के एक्सटेंशन प्रवक्ता हैं या कांग्रेस से अलग विचारधारा रखते हैं, या ये कांग्रेस पार्टी जिस तरीके की विचारधारा कश्मीर में रखती थी उससे प्रभावित है या नहीं है। क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक जो काम कश्मीर में करे 1989 से लेकर आज तक, वो सभी काम ये दिखाते थे कि कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता था ऐसे लोगों को जो कश्मीर में आतंकवाद या अलगाववाद या रेडिकलाइजेशन फैलाना चाहते थे। ये पहली बार ये नजर आना शुरू हुआ जब ये बाहर निकल के बम्बार्डमेंट शुरू हुई, जब आर्मी ने पकड़कर मारना शुरू किया, जब एक एक दिन में 10-10 आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लगभग 7 महीने में 102 आतंकवादी मारे जा रहे हैं, तो ये बौखलाहट इन लोगों की नजर आनी शुरू हुई है। लेकिन कांग्रेस जो सॉफ्ट अभी भी घुसपैठ लगातार जारी है, अभी भी घुसपैठ जारी है। आज भी 2 आतंकवादी मारे गए, आज भी 2। इनाम, और आप उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, आप उन लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, अलग थलग पड़ जाएंगे बहुत जल्दी, जैसे बीडी मिश्रा जी भी कह रहे थे। ऑडियो नहीं है, ऑडियो नहीं। मैं जवाब दे दूं? इनाम तक आवाज नहीं पहुंच रही है इतनी देर में। मैं तो आपसे केवल इतना पूछूंगा, मैं समझ गया आपका सवाल। 1989 से लेकर आज तक हमारे साथ में भाई बैठे हैं, क्यों नहीं रह पाई, इसका जवाब दे दीजिए। आपसे एक ही जवाब पूछेंगे, ये आज दिल्ली में बैठे हैं, कश्मीर क्यों नहीं जा पा रहे हैं, इसका जवाब दे दीजिए। आप देंगे इस बात का जवाब, हम आप देंगे। 3 साल से आप लोगों ने 1989 से लेकर आज तक जो विस्थापित हुए लोग, आप लोगों ने पूरे किए, किसकी देन थी? आपकी देन थी। आपको इतना तो बता दीजिए आपने कौन सा इनिशिएटिव लिया इनको वापस बसाने का। 3 साल यही आप 2 प्रवक्ता बैठे हैं, आप लोग पावर में हैं, शर्मिंदा होना चाहिए आपको। प्रशासन में तो नाकामयाब रहे, राजनीति करते रहेंगे आप। 3 साल से आप पावर में हैं, कुछ करिए। 3 साल से पावर में, तो आप हार मान लीजिए ना, आप इस्तीफा दे दीजिए। ये मौका है कांग्रेस बीजेपी को साथ रहने का। राजीव जेटली, एक मिनट, ये मौका है आप दोनों को साथ रहने का, 1 मिनट आप दोनों को साथ रहने का। और अच्छी बात यह है कि महबूबा मुफ्ती ने आज ये बात कही है, उन्होंने तारीफ की है कि कश्मीर मसले पे सारी पार्टियां हमारे साथ हैं, पूरा देश हमारे साथ है। उन्होंने ये कहा है कि जब तक पूरा देश हमारे साथ नहीं होगा कश्मीर की समस्या को हम सुलझा नहीं पाएंगे और इनामुल नबी जैसे लोगों को अलग थलग नहीं कर पाएंगे। सुशील पंडित, देखिए यही एक बहुत बड़ी त्रासदी है। आज चीन दस्तक दे रहा है, उसके साथ चीन की फौज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुस गई है अनौपचारिक रूप से। चीन का दखल वहां एक साम्राज्यवादी दखल बन चुका है और चीन, जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा, खुली धमकी दे चुका है कि अगर आप भूटान के रास्ते हमको रोकते हैं तो हम कश्मीर में आकर के आपके साथ वही करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कश्मीर इशू, ऐसी स्थिति में देश के दलों को एक साथ आना पड़ेगा। चीन के लाल चौक तक पहुंचने की इंतजार नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सुशील, इनाम जमा के बैठेंगे। इनाम बौखलाहट बहुत ज्यादा है, ये कहा जा रहा है बहुत ज्यादा बौखलाहट है पाकिस्तान में भी और अब चीन में भी कहीं ना कहीं जिस तरह से इंडियन आर्म फोर्सेस कार्रवाई कर रही है, रोज आतंकी मारे जा रहे हैं। कुछ हासिल नहीं होगा। आपने 30 वर्षों से तो मिलिटेंट मारते आए हैं, कि आपने क्या हासिल किया है? आपने 80,000 करोड़ का पैकेज भी हमने 88,000 कलाशनिकोव हासिल किए हैं, 25,000 रॉकेट लॉन्चर हासिल किए हैं। आपने इस जिहाद की कमर तोड़ के पाकिस्तान का मैच हो ना, देख लेना, पाकिस्तान की जीत पर आज भी जश्न कामयाबी बनाइए, उसका भी ख्याल रखो। ज्यादा दिन नहीं है, ज्यादा दिन नहीं है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा इस समय। रियल इशू पर आए ना, रियल इशू है मसले कश्मीर। आपको यहाँ से निकलना है, वो तैयारी कर लीजिए। आप किस तरह शक्ल दिखाना बड़ा जरूरी है, जिहाद को आईना दिखाना बड़ा जरूरी है। जिहाद के नाम पर खून खराबा कर रहे हैं आप लोग। जिहाद के नाम करके औरतों बच्चों को ज़िबा कर देना आपको आसान है, उसकी कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है दिखाया। उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतनी पड़ेगी, उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। एमएलए कोई जाता है आज कॉन्स्टिट्यूंसी में? 28 साल आप लोगों ने लूटे हुए माल पर ऐश की है, लोगों के घर दुकान और जमीन लूटे हैं, आज उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। सुशील, एक मिनट सुनते हैं, इनाम क्या कह रहे हैं? अपने लोगों को झूठ मत बनाओ। जी, इनाम क्या कह रहे हैं बताइए। जी, मेरा इतना ही कहना है,
खून खराबे से कुछ नहीं होगा, चाहे फौजी की लाश, ये हिजबुल मुजाहिदीन को बताइए, ये लश्कर को बताइए, खून खराबे से कुछ नहीं होगा। उन्होंने शुरू किया, ये मैं बता रहा हूँ। आपको बना है, आपको लगता है ज्यादा देर नहीं चलेगा, लाशों पर सियासत करेंगे। ऐसा है कि नबी का मानसिक संतुलन खत्म हो गया है और ये एक ही बात अलापते हैं और ये कहते हैं कि आतंकवाद ठीक है, जिहादी ठीक है, वहां पर जितनी गोलियां चल रही वो ठीक है, बच्चों को पैसे दिए जा रहे हैं पत्थर मारने के लिए वो ठीक है, और पाकिस्तान ठीक है, बाकी सब गलत है। तो इनका कोई इनके बात का खंडन करने का मैं समझता हूं वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन दो बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है, अभी दो बातें हुई हैं। एक तो इमाम ने, बुखारी ने चिट्ठी लिखा है नवाज शरीफ को और उससे कहा है कि आप कुछ करो। और दूसरा, ये मणिशंकर अय्यर के बाद ये दूसरे आदमी, और इसके बाद ये एक बात हुई कि दिल जीतने का वहां कश्मीर के लोगों का। मैं इसके बारे में बताना इनाम आपकी आवाज नहीं आ रही है, जब मैं बोलूंगा तब आप जवाब नहीं बोल रहे तो थोड़ा इनकी एक्सरसाइज होने दो, इनकी एक्सरसाइज होने दो, एक्सरसाइज चलने दो। नहीं, उनकी आवाज ही नहीं आ रही है, आप बोलिए। मैं किसने इनाम रख दिया है, ये लानतुल नबी जी। ऐसा है कि पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक दिल जीतने की बात है, मेरी पोस्टिंग वहां पहली कश्मीर में हुई थी, 1961 में हुई थी। वहां पर हम लोगों को हिदायत थी और हम लोग खुद गांव में मेडिसिन देते थे, राशन देते थे, नेचुरल कैलेमिटी में मदद करते थे, उनके बच्चों की एजुकेशन हम करवाते थे, उनकी कोचिंग करवाते थे, और उनका कोई फंक्शन होता था तो उसमें मदद करते थे। कितना दिल जीत गए हैं। और क्या आज सवाल खड़ा करते हैं, बाढ़ आई थी, सेना ने वहां पे राहत कार्य किया, आज भी अगर इस तरह की कुछ भी दिक्कतें होती हैं तो सेना सामने आती है। यह दिल तब तक नहीं जीता जा सकता है जब तक पाकिस्तान का हस्तक्षेप रहेगा, हुर्रियत का रहेगा, ये इनाम जैसे लोग, ये इनाम जैसे आखिरी कमेंट आप। अच्छा, दूसरा एक चीज मैं वो कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की इतनी गई गुजरी हालत है, वो ब्रेकअप के किनारे पर है। वहां आर्मी रूल कर रही है या सिविलियन रूल कर रहे हैं, कौन कर रहा है? उनकी इंडस्ट्री खत्म है, बैंकरप्ट हो रहे हैं ऐसे। और एक जो उनका प्राइम मिनिस्टर जिसको उन्होंने चिट्ठी लिखी बुखारी ने, वो खुद कल रहे या परसों रहे, वो शाहबाज को अभी तैयार कर रहा है, उसकी जो लड़की है वो दुहाई दे रही पूरे विश्व का। ऐसे आदमी को चिट्ठी लिखना मैं समझता हूं पागलपन से ज्यादा है, उससे कोई उम्मीद रखना। जेटली जी, क्या अफसोस ऐसी स्थिति में क्या सोल्यूशन होगा? देखिए, एक धर्मगुरु हैं, धर्मगुरु होने के नाते अगर उन्हें कहीं पर अपने कदम आगे बढ़ाने हैं सॉरी, तो मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं, कश्मीर में जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है मस्जिदों के अंदर, इन्हें वहां घुसपैठ करनी चाहिए। अगर चिट्ठी किसी को लिखनी चाहिए तो मुफ्ती को लिखनी चाहिए, चिट्ठी किसी को लिखनी चाहिए तो उन लोगों को लिखनी चाहिए जो बुरहान वानी को, जो जाकिर मूसा को अपना हीरो बताते हैं मस्जिदों में बैठकर। चिट्ठी अगर किसी को लिखनी चाहिए तो उन लोगों को लिखनी चाहिए जो अपनी स्पीचेस तैयार करके वहां सोशल मीडिया में डालते हैं। अगर ये चाहते हैं, हकीकत में चाहते हैं कि वहां पर कोई नॉर्मलसी आए, वहां पर शांति बने, तो मुझे लगता है इन्हें खुद चलकर कश्मीर जाना चाहिए। डरता है उनसे, ये बुखारी उनसे डरता है। समय नहीं है। सुशील जी, मुझे लगता है सबसे पहले कश्मीर में कानून का राज स्थापित करना पड़ेगा। हमने अपराधियों का महिमा मंडन किया है और उनको एक बड़ा ऊंचा दर्जा दिया है और उनको लगातार पुचकारते सहलाते आए हैं। इनको कानून दिखाना पड़ेगा, इनको अदालत घसीटना पड़ेगा, इनके हवाला के रैकेट, इनकी रिश्वतखोरी, उस रास्ते पे सरकार चल रही है। अच्छी बात। ये जराइम पेशा लोग हैं, इनको इनके जुर्मों की सजा देनी पड़ेगी, तब इनके होश ठिकाने आएंगे। मोहम्मद अली खान, सुशील पंडित जी की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा, ये उनकी बातें दर्शाती हैं कि एक लॉ एंड ऑर्डर और इंस्टीट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो चुका है। बिल्कुल ठीक बात। और इस वजह से हमारा मानना है कांग्रेस में कि ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेकडाउन किस जाने दीजिए, आप इंसान दो हैं जो 30 साल में पॉलिटिक्स नहीं, आप इनसे बोलिए, समय पूरा हो गया। नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, बहुत संजीदा मसला है, इसमें पॉलिटिक्स नहीं, प्लीज। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी संभालिए और कीजिए। इस बात के लोग आपको लेकर आए थे। मोहम्मद अली खान, एक मिनट नहीं, मोहम्मद अली खान, इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए कि महबूबा मुफ्ती ने आप सभी को धन्यवाद दिया है और तारीफ की है कि पूरा देश हमारे साथ है कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए। चाइना का नाम आने के बाद वाकई स्थिति गंभीर हुई है, लेकिन
भारतीय फौज मुस्तैदी से लोहा ले रही है आतंकियों का और उन्हें धूल चढ़ा रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर समस्या का हल भी बहुत जल्द सामने आएगा और ऐसे लोग जो कश्मीर में अशांति फैलाने की कोशिश में हैं वो धूल फांकेंगे। फिलहाल इस खास विशेष में इतना ही। नमस्कार।